आप सब दक्षेश एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हमें उम्मीद है आप हमारा इंतजार कर रहे होंगे और हम आपके लिए उपस्थित हो गए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दक्षेश एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं। इसके पहले आपको जीएस और रीजनिंग की कक्षाएं प्राप्त हो चुकी हैं और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज जो है हम मैथ की आपकी एसटी नंबर जो 13 है उसका सॉल्यूशन लेकर के आए हैं और इसी पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, जो कि आपको पिछले संडे को टेस्ट हुई थी। जैसे कि जो भी मेरे ऑफलाइन बच्चे हैं वो लोग जानते हैं इस बात को बेहतर तरीके से कि दक्षेश एकेडमी जो है संडे को जो है स्पेशल एक मैराथन क्लास उपलब्ध कराती है बच्चों को और एक एसटी यानी कि स्पीड टेस्ट की भी सुविधा उपलब्ध कराती है, जिसका ही सॉल्यूशन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और जैसे कि आप लोग जानते होंगे मेरे ऑफलाइन बच्चे या ऑफलाइन क्लास के जो भी बच्चे हैं और जो भी बच्चे मुझसे नए जुड़ रहे हों उनको हम एक छोटी सी जानकारी दे दें। जैसा कि दक्षेश एकेडमी की 3 ब्रांचेज हैं। अपनी एक जो मुख्य ब्रांच है, जो पहली ब्रांच है वो अकबरपुर कानपुर देहात में है और जो दूसरी ब्रांच है वो है रूरा में और तीसरी ब्रांच की जो ओपनिंग हुई है वो पोखराया में। तो जो भी बच्चे हैं अकबरपुर के हों, पोखराया के हों, रूरा के हों या अन्य कहीं के भी हैं, उन सभी का जो है दक्षेश एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पोखराया में भी बैचेज स्टार्ट है। मॉर्निंग में बैच है सुबह 7:30 बजे से 6:30 बजे से एक इंडिविजुअल क्लास चलती है, जिसमें कि लेखपाल स्पेशल के लिए जो है लेखपाल स्पेशल मैथ 6:30 बजे से 7:30 बजे तक जो है 1 घंटे प्राप्त कराया जाता है। 7:30 बजे से आपका जो एक पहला बैच चलता है। इसी प्रकार से जो है अकबरपुर ब्रांच में, जो अकबरपुर में भी जो है 3 ब्रांचेज हैं, उन चीज़ों को समझिएगा। 3 ब्रांचेज जो भी है हमारी मॉर्निंग में 3 बैचेज जो चलते हैं, मॉर्निंग में 2 बैच चलते हैं और एक बैच जो है आपका इवनिंग में है। ठीक है, आप किसी भी बैच में आकर के जो है ज्वाइन कर सकते हैं आकर के। इसी प्रकार से रूरा में भी बच्चों 2 बैचेज हैं, किसी भी बैच में आकर के आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कोशिश करिएगा कि जो भी मेरे ऑफलाइन के बच्चे हो तो जानते हैं कि दक्षेश एकेडमी के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। हम लोग जैसा ऑफलाइन में माहौल आपको देते हैं, हम लोग पूरी उम्मीद करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे हम लोग कि उसी लय के साथ, उसी जोश के साथ हम लोग जो है जैसे कि ऑफलाइन में हमारे सारे टीचर्स और सारी टीम मेहनत करती है, उसी जोश के साथ हम लोग ऑनलाइन में भी आपके लिए अवेलेबल होंगे। चलिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग को ये हमारे सामने तो मौजूद है, हम आपको नहीं देख पा रहे हैं, आप जरूर हमें देख पा रहे होंगे। जैसा कि हम फील कर रहे हैं, हम आभास कर रहे हैं कि आप हमारे सामने बैठे। आप क्या हैं बच्चों? हमारे सामने हैं। आप लोग एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि आप लोग कोशिश करिएगा, अगर ऑनलाइन क्लासेज का बहुत ज़्यादा बेहतरीन फायदा आपको अगर उठाना है तो आप मान के चलिएगा बच्चों कि आपका जो टीचर है वो आपके सामने मौजूद है, सेम उसी प्रकार से जैसा कि हम लोग ऑफलाइन क्लास में मौजूद रहते हैं। हम रिक्वेस्ट सभी से यही है कि प्लीज यही मान कर चलिए कि हम आपके सामने हैं। आप जो है बैठ करके पढ़ रहे हैं, वैसे ही कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा जैसे कि आप लोग ऑफलाइन क्लास में बैठते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो यकीन मानिए कि ऑनलाइन क्लास का भी जो है ऑफलाइन क्लास की तरह ही एक बेहतरीन फायदा उठा सकते हैं और अगर हम कहें तो ऑफलाइन से भी बेहतर फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में जो है आप जानते हैं कि रिपीट अगर आप लोग करने के लिए कहते हैं हम लोग करते हैं, लेकिन अगर आप लोग चाहें एक ही चीज़ को 2 बार 3 बार या कई बार देखना तो ऐसा नहीं कर पाते हैं। ऑनलाइन में इसका बेहतर फायदा उठा सकते हैं। किसी बच्चे को अगर एक बार कोई बात नहीं समझ आए तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को वॉच करिए और कंटिन्यू करिएगा। चलिए, फिलहाल ज़्यादा समय आपका न लेते हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैथ की बेटा एसटी नंबर 13 है, जिसका कि सॉल्यूशन कराया जाएगा। जो भी नए बच्चे हैं जिन्होंने एसटी नहीं दी थी या क्वेश्चन नहीं है उनके पास, वो लोग जो वीडियो को वॉच करिएगा और क्वेश्चन को नोट करिएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है बच्चों, सभी लोग बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को ट्राई करिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने एक बार हम पढ़ दे रहे हैं। एक रेलवे लाइन पर 5 स्टेशन पड़ते हैं। रेलवे अधिकारियों के लिए आवश्यक विभिन्न यात्रा टिकटों की संख्या क्या होगी? पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया था। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है क्वेश्चन को ट्राई करिएगा और उत्तर आप लोग जो है कमेंट में जरूर बताते रहिएगा। चलिए देखिए
आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई जरूर कर रहे होंगे। हम लोग आते हैं सभी ने ट्राई कर लिया होगा क्वेश्चन को। कहीं एक रेलवे लाइन पर 5 स्टेशन पड़ते हैं रेलवे अधिकारियों के लिए आवश्यक विभिन्न यात्रा टिकट। देखिए जैसे कि क्वेश्चन पढ़ करके आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ाया गया है, समझ आ रहा होगा कि ये परमुटेशन का क्वेश्चन। यहाँ पर हम अरेंजमेंट्स की बात करते हैं। जैसे कि आपसे कह रहा है यहाँ पर कि एक रेलवे लाइन पर 5 स्टेशन है, वो कह रहा है कि इस प्रकार से कोई 5 स्टेशन अगर आपके पड़ते हैं तो इनमें यात्रा टिकटों की संख्या की बात की जा रही है। तो देखिएगा आप जानते हैं कि जब कभी अगर आपको यात्रा करते हैं जब कभी तो टिकट जब लेनी होती है तो क्या एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच की लेते हैं, यानी कि क्या 2 स्टेशनों के बीच का टिकट ही लेते हैं। तो अब वो बात अलग हो सकती है कि आप इस स्टेशन से इस स्टेशन के बीच में ले लें, या इस स्टेशन से इस स्टेशन के बीच की टिकट लें, या फिर एक स्टेशन से दूसरे या इस स्टेशन के बीच की लें, या इस स्टेशन से इस स्टेशन के बीच की लें। यानी कि अगर आपको जो टिकट पाना है तो क्या आप 2 स्टेशनों के बीच की ही लेंगे। तो समझना मेरी बात को, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो परमुटेशन का प्रयोग किया जाएगा। आप लोग जानते होंगे एक फार्मूला NPR, टोटल स्टेशन से आपके कितने बेटा 5, तो N का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, P और R का मान यानी कि 2 अरेंजमेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा R का मान 2। फार्मूला आपको पता होगा, इसे जब आप ओपन करेंगे तो फैक्टोरियल 5 यानी कि फैक्टोरियल 5 और होता है आपका नीचे फैक्टोरियल n माइनस r यानी कि 5 माइनस क्या बेटा 2। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपान में क्या हो जाएगा बेटा फैक्टोरियल 3। अब बराबर अगर हम सॉल्व करें तो फैक्टोरियल 5 को अगर आप ओपन करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में हम कह सकते हैं फैक्टोरियल 3। आप जानते होंगे फैक्टोरियल का कांसेप्ट, ये फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उत्तर जो आएगा वो आपका कितना है 20। सभी लोग ध्यान से देखिए, ठीक। तो एक रेलवे लाइन पर जो भी क्वेश्चन ये था, इस पर जो है इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका क्या होगा डी ऑप्शन यानी कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा तेजी से, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। सभी लोग प्रयास करते रहे बेटा वीडियो पॉज करके। सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, इसको थोड़ा सा करेक्शन है, ध्यान देना बेटा, मैं लिख दे रहा हूँ सही रूप में इसको। 9 की घात 6 माइनस 11 को कह रहा है अगर 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। सभी बच्चे ट्राई करें, वीडियो को पॉज करके, मुझे उम्मीद है सभी बच्चे प्रयास कर रहे होंगे। हम सीधे सॉल्यूशन पर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि बच्चों कह रहे हैं 9 की घात 6 माइनस 11/8, आप सभी को क्लास में जो है रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय का कांसेप्ट बताया गया है। तो ध्यान देना बच्चों, हमने आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात क्या अगर आप गौर कर पा रहे कि हमने आपको बताया था कि जब आप किसी नंबर से भाग दे रहे होते हैं और यहाँ पर जिस नंबर की घात लिखी होती है, ये अगर जिससे भाग दे रहे हैं उससे अगर एक कम या एक ज्यादा है तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा ही आसान हो जाता है। जैसे कि अगर आप 9 में अगर 8 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा बेटा 1, तो यहाँ पर क्या है 1 की घात क्या बेटा 6 माइनस 11 को बेटा जब 8 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा 3 आएगा, और इसे हम फिर से क्या कर रहे हैं 8 से भाग, यहाँ से तो बेटा 1 ही आएगा, तो जब आगे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 1 माइनस का 3 बटे कितना हो जाएगा 8, यह आएगा माइनस का 2 बटा, और -2 तो शेषफल होता नहीं है बच्चों, तो हम क्या करेंगे धनात्मक शेषफल क्या होगा 8 में 2 क्या 6, इसका जो बेटा सही उत्तर होगा वो क्या होगा 6। सभी लोग देख लीजिएगा, अगर किसी को कोई बात नहीं समझ आई है बच्चों तो आप क्या करेंगे वीडियो को पॉज करेंगे या बैक जाकर के आप क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, थर्ड नंबर, ध्यान देना बच्चों। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा करेक्शन है, ध्यान देना बच्चों। मैं इधर लिख दे रहा हूँ 45 की घात 240 माइनस 18 को कह रहा है अगर 13 से विभाजित किया जाए, 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, ये प्रश्न है आपका। प्रयास करिए सभी। हम आते हैं सीधे सॉल्यूशन। देखिए जैसे कि मैंने रिमाइंडर थ्योरम का एक कांसेप्ट आपको बताया था और आपको समझाया चीजों को, तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात आपको समझ आ रही है कि जो भी एक बात हमने आपको बताई थी कि जब जिस नंबर से हम भाग दे रहे होते हैं
इससे ऊपर अगर जो यहाँ पर नंबर लिखा है एक कम या एक ज्यादा, जबकि क्या बेटा यहाँ पर ऐसा है नहीं। तो यहाँ पर एक दूसरा कंसेप्ट है जिसे हम अप्लाई करते हैं, जिसे हम लोग क्वोशेंट रूल बोलते हैं। जिस भी संख्या से भाग दे रहे होते हैं उसका क्वोशेंट पता करना होता है। कैसे पता करेंगे? जैसे कि अगर कोई भी संख्या आपकी यहाँ पर ये 13 है, 13 का क्वोशेंट पता करें तो आप क्या करेंगे? 13 गुणा में 1 माइनस का क्या 1/13 है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 13 मल्टीप्लाई में जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा बेटा? 12 और 5 के काम 13, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना आएगा? 12 क्या हो गया? 13 का यहाँ पर क्वोशेंट होगा। तो ध्यान दीजिएगा जब तक इस तरह सिचुएशन हो तो अगर इस संख्या से ये घात अगर पूरी तरह विभाजित है तो शेषफल बचेगा कितना? 1। इस प्रकार से क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर 1 माइनस 18 में जब आप 13 से भाग दे रहे होंगे तो शेषफल कितना आएगा बेटा? 5 आएगा। और इस प्रकार से आप जो है 13 से इसे क्या कर रहे होंगे? विभाजित करेंगे। 1 माइनस 5 यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा? माइनस का 4 और अपान में क्या होगा बेटा? 13 माइनस 4 अपान में क्या होगा बेटा? 13। नकारात्मक शेषफल यानी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो 13 में 4 गया, आपका कितना बेटा? 9। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा, सही उत्तर होगा वो क्या होगा? 9। तो देखिएगा जिन भी बच्चों को अगर कोई बात समझ नहीं आ रही है तो क्या करना है, आपको वीडियो को बैठ जाना है, पीछे जाना है और दोबारा उसको देखना, ठीक है? रिपीट करने जैसी बात आपको जो है ऑनलाइन में नहीं होगी, क्योंकि सुविधा इसीलिए है कि आप पीछे जाकर के एक बार वीडियो को दोबारा देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। सभी लोग क्वेश्चन को पहले रीड करिए, पढ़िए। देखिए लैंग्वेज है, अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को एक बार समझ पाए तो उत्तर बड़ी ही आसानी से प्राप्त कर लेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं अरिथमेटिक भाषा है, अरिथमेटिक में भाषा का प्रयोग होता है, लैंग्वेज का खेल होता है। अगर भाषा समझ गए तो उत्तर आसानी से दे पाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि फिर से आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई कर रहे होंगे, बट हम सीधे सॉल्यूशन पर आते हैं। बेहतरीन सवाल है, कई सारे एग्जाम में से ये पूछा जाता है, ध्यान देना। कह रहे एक बंदर एक खंभे पर चढ़ता है, वह पहले मिनट में 12 मीटर चढ़ता है, लेकिन अगले दूसरे मिनट में 4 मीटर क्या होता है? नीचे खिसक आता है। इस बात को थोड़ा सा गौर करिएगा। नीचे खिसक आता है, यदि खंभे की लंबाई 58 मीटर हो तो बंदर खंभे के शीर्ष पर कितने मिनट में चढ़ जाएगा या चला जाएगा? ध्यान देना। कैसे करना होगा? जो भी भाषा में कह रहा है बस बेटा उतना ही करते आप चले जाए। एक बंदर खंभे पर चढ़ता है, वो पहले मिनट में 1 मिनट में बेटा कितना हो जाता है? 12 मिनट। 1 मिनट में वो कितना जाएगा? 12 मीटर जाएगा, ठीक है। उसके अगले मिनट की कहानी क्या कह रहे हो? कह रहे कि अगले दूसरे मिनट वो जो है 4 मीटर क्या हो जाता है? नीचे खिसक जाता है। तो अगले मिनट की अगर हम बात करें बच्चों क्या हो जाएगा? अगले मिनट जब वो 4 मीटर नीचे खिसकेगा, तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है बेटा, दो तरह की बातें होती है। तो हम पूरे के पूरे 2 मिनट को लेकर के चलते हैं, ठीक है। जब हम पूरे के पूरे 2 मिनट को लेकर के चलेंगे तो ध्यान देंगे बच्चों यहाँ पर क्या है कि इस 2 मिनट में जो है कुल कितना, मतलब क्या हुआ इस 2 मिनट में? 12 मीटर वो बच्चों चढ़ा और 4 मीटर वो क्या हो गया? नीचे आ गया। यानी कि पूरे के पूरे 2 मिनट में वो कितना चढ़ पाया किलोमीटर? क्या 8 मीटर पूरे चढ़ गया? अब बहुत करिए, हमें टोटल जो चढ़ाना है वो कितना चढ़ाना है? 58 मीटर। यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको ऐड करते हैं जिससे कि आपका क्वेश्चन देर कैसे भी गलत होगा, ठीक है। ध्यान रखना कैसे गलत हो जाता है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि 58 मीटर अगर चढ़ाना है तो वो पूरा 58 मीटर चढ़ा देते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर मेरी माने आप तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्या करना है? जितने 2 मिनट में इस समय में जितने मीटर वो चढ़ रहा कम से कम उतना मीटर तो कम चढ़ाओ उसको। अगर इतना कम चढ़ाओगे तो क्या होगा? क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए जैसे 58 मीटर अगर चढ़ रहा है तो आप देख लीजिए, अगर आप इसमें 12 मीटर कम चढ़ा दें या फिर 8 मीटर कम चढ़ा दें, यानी कि इसके मल्टीपल में लगभग में आना चाहिए कि कितना आप चढ़ाना चाहते हैं। तो 2 मिनट में 8 मीटर चढ़ रहा है, तो अगर मान लीजिए इसमें जो है इस पूरे क्वेश्चन में अगर हम 6 का गुणा, हम क्योंकि पूरा नहीं चढ़ाना चाह रहे हैं, कुछ चढ़ाना चाह रहे हैं ताकि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो, तो 6 का गुणा करेंगे तो क्या होगा बेटा? 12 मिनट में दोनों बच्चों में गुणा होगा। तो 12 मिनट में कितना जाएगा? 48 मीटर चढ़ पाएगा। इसके अगले मिनट क्या होगा? 48 मीटर यहाँ पर चढ़ पाएगा और इसके अगले मिनट जो सिचुएशन हो रही होगी वो
वो क्या होगी बेटा, ध्यान दीजिएगा। अगले 1 मिनट में फिर से क्या करेंगे, अगले एक मिनट में जो है ये 12 मीटर चढ़ने की क्षमता रखता है। लेकिन क्या अब आपको पूरा का पूरा क्या 12 मीटर चढ़ाना है? नहीं, या 48 मीटर आप चढ़ा चुके हैं, आपको चढ़ाना कितना है, केवल 58, यानी कि केवल 10 मीटर चढ़ाना है। जबकि वो कह रहा है कि 1 मिनट में वो कितना जा सकता है, 12 मीटर। तो 10 मीटर जाने में वो कितना समय लेगा, बस इस बात को आपको पता है। और आपको याद होगा मेरे बेहतरीन कंसेप्ट, जब भी कभी इस तरह से ऐटिक नियम की बात करें कि 12 मीटर जो है 1 मिनट में चढ़ता है, तो 10 मीटर कितने मिनट में चढ़ेगा, तो मैंने एक सिंपल सा रूल बताया था कि क्वेश्चन मार्क के सामने की वैल्यू से क्या करते हैं बच्चों, भाग देते हैं, और बाकी सभी का मल्टीपल होता है, यानी कि बाकी सभी का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो अप्लाई कर दीजिए, 12 से बेटा भाग दे रहे होंगे, यहाँ पर 1 मिनट है जिसे आप सेकंड में चेंज करेंगे। तो आप क्या करेंगे, 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा बेटा, 10। जैसे आप 12 से कट करेंगे, 5 बार में कट होगा, टोटल ये कितना आ गया बेटा, 50 क्या आ गया सेकंड। तो ध्यान देना, उसे टोटल समय कितना लगा, 12 मिनट तो बच्चों यहाँ पर लगा था 48 मीटर जाने में, और अगले 10 मीटर जाने में जो उसे समय लगा वो कितना लगा, 50 सेकंड। तो 58 मीटर कुल चढ़ने में उसे कितना समय लगा, 12 मिनट 50 सेकंड। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा बेटा, 12 मिनट 50। क्वेश्चन का सॉल्यूशन बच्चों नोट जरूर करिएगा, वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है। सभी बच्चे वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करें, सभी लोग प्रयास करें बेटा। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग ईमानदारी से पालन कर रहे होंगे, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई जरूर कर रहे होंगे। और जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि बच्चों मान के चलिए कि आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं, हम आपके सामने हैं और आप कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं जैसे ऑफलाइन में बैठे हैं। जो भी बातें कह रहे हैं उनको ट्राई करिए, क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, सॉल्यूशन पर मत सीधे आइए। चलिए फिलहाल आते हैं, देखिएगा क्या कह रहे हैं, 1250 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का अर्धवृत्त एक आयत के अंदर अंतर्निहित है, आयत के अंदर अंतर्निहित है। अर्धवृत्त का व्यास कह रहा है आयत की लंबाई के साथ संपाती है। बस इन्हीं शब्दों पर, इन्हीं लाइनों पर तो हमें गौर करना होता है, जो कि हमें उत्तर देंगे। कह रहा है कि व्यास जो है आयत की लंबाई के साथ संपाती है, आयत का क्षेत्रफल बताएं। जो चीज पूछी जाती है उसको अपने दिमाग में रखना होता है कि क्षेत्रफल। तो चलिए ध्यान दीजिए, आपको जो दिया गया है वो दिया गया है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल वो कितना है, 1250 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन जो अगली बात क्या है कि किसके अंदर निहित है अर्धवृत्त, आयत के अंदर। और कैसा है कि जो अर्धवृत्त का जो व्यास है बेटा वो आयत की लंबाई के साथ संपादित है। तो ध्यान दें, इसका जो फिगर बनेगा वो कैसा बनेगा, ध्यान दीजिएगा बेटा। ये अगर हम कहें कि आपके पास एक आयत, ठीक है, इस पर हमें क्या करना है, अर्धवृत्त बनाना है, और इस प्रकार से बनाना है कि इसका जो व्यास है वो आयत की लंबाई के साथ संपाती हो। तो आप समझ गए होंगे कि वो कुछ इस प्रकार से बात कर रहा है अर्धवृत्त की। तो ध्यान दीजिएगा, ये अगर हम मान लें अर्धवृत्त का केंद्र है, तो आप जानते हैं कि ये त्रिज्या r हो जाएगी, तो ये भी त्रिज्या क्या होगी, r, और ये त्रिज्या क्या होगी, समझ पा रहे हैं। यहाँ से एक छोटी सी बात बच्चे और समझ पा रहे हैं कि अगर ये त्रिज्या r है जो कि आयत की क्या है, चौड़ाई है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, r। अगर हम आयत की बेटा लंबाई की बात करें तो लंबाई कितनी होगी, क्या r प्लस r, जो आयत की लंबाई होगी बच्चों वो क्या 2r होगी। बातें समझ आनी होंगी आपको, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अब आपको इतना समझ आ गया कि हमसे पूछा गया है बच्चों क्या, आयत का क्षेत्रफल बताएं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा में क्या बच्चों, चौड़ाई ही होता है। तो ध्यान दीजिए, अगर लंबाई गुणा में चौड़ाई, तो क्या यही कहना चाह रहे हैं कि 2r मल्टीप्लाई में क्या r, या जो भी हमारा उत्तर होने वाला है 2r का क्या वर्ग होने वाला है। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर हमें कहीं से त्रिज्या पता हो तभी तो हम पता कर पाएंगे ना। तो इसके लिए आपको पहली लाइन में क्या दिया गया था कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 1250 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपको जानते हैं कि पाई r स्क्वायर बटे क्या होता है, 2 होता है, जो कि कह रहा है कितना है, 1250 पाई। आप जानते हैं पाई से पाई खत्म हो जाएगा, r स्क्वायर बराबर यहाँ से क्या आएगा, 2
का इधर गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 2500। और आप जानते हैं कि जब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो यहाँ से जो r का मान निकल कर के आएगा वो क्या आएगा 25। और जैसे ही आपको r का मान प्राप्त होगा तो क्या बच्चों आप जो है आयत का क्षेत्रफल पता करेंगे। कैसे, ध्यान दें यहाँ पर आप क्या करेंगे, बराबर ध्यान दीजिएगा 2 गुणा में 50 का वर्ग तो कितना हो जाएगा 50 का वर्ग। यहाँ पर सीधे आप बच्चों देखिएगा ये अगर आप गुणा भी निकालते तो भी चलता, आप सीधे r स्क्वायर का मान रख देते। यहाँ पर कितना होगा बच्चों 2500 और गुणा कराएंगे तो 25 गुना क्या हो जाएगा 50 और 2 जीरो आपके ऑलरेडी हैं तो जो उत्तर होगा वो क्या होगा 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका उत्तर जो होगा 5000, यानी कि इसमें कोई भी ऑप्शन आपको सही नहीं दिख रहा है तो उत्तर क्या हो जाएगा डी नंबर, यानी कि इनमें से कोई। आई होप सभी को बातें समझ आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए अब यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं आपको और क्लियर कर दूं कि अगर आप एग्जाम में होते हैं किसी और आसान तरीके से निपटा सकते थे। कैसे निपटा सकते थे, ध्यान दीजिएगा जब भी कभी इस तरह की बात आती ना तो बेटा हम छोटी सी बात आप समझने का प्रयास करते हैं। क्या समझते कि हमारा जो उत्तर आने वाला है वो कितना आने वाला है 2r स्क्वायर आने वाला है। जो भी उत्तर होगा 2r स्क्वायर होगा। तो हम ऑप्शन में ऐसा देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें कि किसी एक संख्या का वर्ग लिखा होगा और उसके मल्टीप्लाई में क्या होगा 2। अगर ऑप्शन कोई ऐसा हमें मिलता तो वही ऑप्शन हम टिक कर देते कि ये ऑप्शन क्या होगा सही होगा। भाई तो मेरे यहीं पर 5000 आपका ऑप्शन लिखा हो, क्या लिखा होता है अगर 5000 ऑप्शन होता तो हम 5000 में ये चीज चेक कर पाते, ये चीज कर पाते कि किसका वर्ग लिखा हुआ और जो है मल्टीप्लाई दे दो तो आप जानते हैं कि ये वाली सिचुएशन प्राप्त होती तो आप डायरेक्टली ऑप्शन देखते और टिक करते। चलिए ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन। सभी लोग प्रयास करिए, सभी लोग वीडियो पॉज करके सभी लोग प्रयास करिएगा। भले 1 घंटे की वीडियो को आप लोग जो है 2 घंटे में खत्म कर पाए या 1.5 घंटे में खत्म कर पाए, लेकिन प्रयास यही करिएगा कि आपको क्वेश्चन को एक बार देखिए। चलिए इसे ट्राई करें सभी। आई होप सभी ने प्रश्न को भी सॉल्व कर लिया होगा। कंटिन्यूअसली देखिएगा सारे बच्चे, कभी भी ऑनलाइन क्लास आप लें तो आप बिल्कुल समय निकाल करके बैठें कि पूरा वीडियो हमें देखना है, कंप्लीट वीडियो देखना है एक बार। नहीं तो होता है कि हम 10 मिनट का भी देख रहे हैं, फिर मम्मी ने आवाज़ दी और हम चले गए, फिर 10 मिनट का देखा, फिर पापा ने आवाज़ दी और हम चले गए। तो ऐसा मत करिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा पढ़ाई डिस्टर्ब होगी और चीज़ें बेहतर समझ नहीं आएगी आपको। ध्यान दीजिएगा बच्चों। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, अपनी कार 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर अंकित अपनी कार से कह रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर अंकित अपने कार्यालय 5 मिनट देरी से पहुंचता। यदि गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर दें तो कार्यालय 3 मिनट देरी से पहुंचता है। देखिए यहाँ पर देरी ना होकर के पहले होना चाहिए, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा आप। यहाँ पर देरी ना होकर के पहले पहुंचता है तो कार्यालय पहुंचने का सही समय क्या था। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आप सभी ने ट्राई कर लिया। आइए देखिए इसको करने का एक बेसिक तरीका है, बाकी उससे आप अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं, बट हम सजेस्ट करेंगे अभी हम आपको एक शॉर्ट तरीका आपको डिस्कस करेंगे, उससे जाइएगा तो ज़्यादा है। आइए ध्यान दीजिए, कह रहा है अपनी कार 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है। तो मैंने मान लिया कि डी दूरी वो ट्रेवल करता है, किस चाल से जाता है 30 किलोमीटर प्रति घंटे। फिर उतनी ही दूरी वो कह रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। तो जब वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगा तो उसका वास्तविक समय इतना होगा, और जब वो डी किलोमीटर जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएगा तो वास्तविक समय कितना लगेगा। लेकिन पहली बार वो 5 मिनट देरी से पहुंच रहा था और दूसरी बार वो 3 मिनट क्या हो जाता पहले पहुंच जाता। तो यहाँ पर समय में जो अंतर है वो कितने का है बेटा 8 मिनट का। यानी कि इसका जो अंतर है वो क्या होगा 8 मिनट। अगर आप इसे घंटे में चेंज करना चाहें तो आप क्या करेंगे 60 से भाग। एक छोटा सा काम अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, इस जीरो से इस जीरो को और इस जीरो को निपटा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 4 डी में 3 डी जाएगा तो कितना बचेगा डी अपान में कितना 12, यानी कि डी बटे 12 बराबर क्या होगा 8 बटा यहाँ पर क्या लिखा होगा 6 से अगर आप इसे भी कट कर देंगे तो 2 आएगा, यानी कि डिस्टेंस यानी कि डी का मान कितना आ जाएगा बच्चों 16। तो ये जो दूरी आई है आपकी दूरी कितनी है, यानी कि
डिस्टेंस अभी निकल करके आई है कि वो कितनी है बेटा, 16 किलोमीटर। कितनी है, 16 किलोमीटर। अभी हमें क्या पता करना है, हमें तो सही समय पता करना है। तो ध्यान देना क्या है, अभी देखिए 16 किलोमीटर दूरी है, तो चाहे आप यहाँ से चले जाए चाहे आप यहाँ से चले जाए, पहली सिचुएशन से है, दूसरी सिचुएशन। तो अगर मैंने मान लिया कि 16 किलोमीटर की दूरी किसी बच्चे को अगर ट्रेवल करनी है और उसकी रफ्तार क्या है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 16 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा, तो समय कितना लगेगा, कितना लगेगा। लेकिन ये तो घंटे में होगा, अगर हमें मिनट में समय पता करना है तो हम क्या करेंगे बच्चों, 60 से गुणा, 30 से कट करेंगे तो कितना आएगा, तो 16 गुणा में कितना, तो कितना हो जाएगा बेटा, 32 क्या बेटा मिनट। लेकिन 32 मिनट उत्तर नहीं होगा, पहली ऑप्शन में लिखा है जो कि गलत हो जाएगा, इसीलिए एग्जामिनर ने इसे पहले ऑप्शन में लिख रखा है। आइए बच्चों ध्यान दीजिए, वो कह रहे हैं 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है ना, तो 5 मिनट क्या करता है बेटा, देरी से पहुंचता है, यानी कि 5 मिनट का अधिक समय ले लेता है वो। तो हमें वास्तविक समय अगर पता करना है तो 5 मिनट समय क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। उत्तर जो होगा हमारा 32 - 5 यानी कि कितना हो जाएगा बेटा, 27 मिनट। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा बेटा, 27। सी ऑप्शन इसका सही। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी लोग प्रयास करते रहिए, वीडियो पॉज करके आप लोग देखते रहिए। 7 नंबर क्वेश्चन सभी लोग प्रयास करेंगे, सभी लोग प्रयास करें। अच्छा हाँ, मैंने आपसे एक छोटी सी बात कही थी कि इसी क्वेश्चन को जो है हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट रूप में समझने का प्रयास करेंगे। तो देख लीजिए 2 मिनट में चीजों को देख लीजिए, समझ लीजिए। एग्जाम में अगर इसी प्रश्न को कर रहे हो तो अगली बार से कैसे करते तो ध्यान, जैसे कि अगर हम कह रहे हैं कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे हैं और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे हैं, तो यहाँ पर समझना कि अगर एक छोटी सी बात हम ये कहें कि अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे हैं, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे हैं, ये स्पीड है इनकी। अगर हम क्या करें बच्चों, इनकी स्पीड का जो गुणनफल है, इनकी स्पीड का जो गुणनफल है उसे हम दूरी मानेंगे, यानी कि 30 गुणा में 40 को हम क्या मानेंगे, दूरी। तो आप जानते हैं कि अगर दूरी नियत होती है, दूरी कांस्टेंट होती है, तो चाल बराबर आप जानते हैं दूरी बटा समय। दूरी अगर नियत है तो चाल और समय में जो एक रिलेशन होता है, संबंध होता है, वो क्या होता है, व्युत्क्रम का, उल्टा का। अगर हम कहें कि 30 और 40 उनकी, अगर 30 और 40 जो है उनकी अगर क्या है बेटा, चालें हैं, तो उनकी जो उनका जो समय होगा वो क्या होगा, 40 और 30। तो अगर करें कि इनकी दूरियों का अगर गुणनफल जो इनकी चालों का अगर गुणनफल को अगर हम दूरी मान लें, तो हम यहाँ से एक बात पता कर सकते हैं कि इनके समय में जो अंतर होगा वो कितने का होगा, 10 का होगा, यानी कि इन्हीं दूरियों का अंतर, क्योंकि व्युत्क्रम होगा वही 30 और 40 अगर दूरी है, चालें हैं, तो 40 और 30 उनकी क्या हो जाएंगे, समय हो जाएगा। तो इनका समय का अंतर कितना है, 10। इसे हम ऐसे समझते हैं, अगर समय में अंतर 10 का है तो दूरी कितनी ट्रेवल होती है, इतनी। और कह रहा है समय में अंतर, तो देखिए 5 मिनट वहां देरी से पहुंच रहा है, यहाँ पर 3 मिनट पहले, तो समय में अंतर कह रहा है जब 8 मिनट का है। बच्चों ध्यान देना, जब समय में अंतर 8 मिनट का है तो दूरी कितनी ट्रेवल करेगा, मिनट जैसे घंटे में भी चेंज कर लीजिए, क्या हो जाएगा 7। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, 30 से अगर इसे कट करेंगे तो 2 आएगा। आप जानते हैं यहाँ से 16 किलोमीटर, क्या जब हमने बेसिक से किया था तब भी यही बात हुई। इसके आगे की बात आप जानते हैं कि 16 किलोमीटर की दूरी अगर वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेवल करेगा, और अगर हमें सेकंड में समय मिनट में पता करना है तो हम 60 से क्या गुणा करें, तो 32 मिनट आएगा। लेकिन अगर आपको वास्तविक समय चाहिए तो अभी पीछे ये सब किया था आपने, तो 5 मिनट आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा, यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा क्या, 27। इस तरह से आप एग्जाम लेके जा सकते हैं। अब आप लोग जो है 7 नंबर क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल आसान सा सवाल है, नंबर सिस्टम का कांसेप्ट है, आप सभी ने पढ़ रखा होगा, प्रयास करिएगा सभी लोग। बच्चों पहले 10 के पहले 100 गुणजों के गुणनफल में कितने जीरो होंगे। देखिए नंबर आप जीरो जब पता कर रहे होंगे तो आपको छोटा सा कांसेप्ट जानते हैं कि देखिए जीरो तभी बनेगा जब हमें 5 और 2 का क्या मिलेगा बच्चों, पेयर। जब तक हमें 5 और 2 का पेयर नहीं मिलेगा तब तक जीरो नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान दीजिए, ठीक है। तो देखिएगा ये कंसेप्ट आप लोग जानते हैं कि 10 के पहले गुणज जानते हैं, तो मल्टीपल बोलते हैं। जैसे कि पहला गुणज तो 1 का गुणा करें, जैसे कि कोई पूछे किसी संख्या का हमें 50वां गुणज बताइए, क्या करेंगे बच्चों, 50, ठीक है। तो आइए ध्यान दीजिए, 10 के पहले 100 गुणजों के, यहाँ पर गुणना होकर के गुणजों होना चाहिए कि गुणनफल में कितने जीरो होंगे। तो 10 का अगर हम कहें पहला
1 का गुणा कराएंगे तो 10 होगा। इसी प्रकार से अगर हम कहें 10 का दूसरा गुणज क्या होगा तो क्या होगा बच्चों 20 होगा। इसी प्रकार से अगर हम आपसे कहें कि 10 का तीसरा गुणज क्या होगा तो 30 होगा। ऐसे डट डट करके अगर हम बात करें कि कितने गुणजों की बात कर रहा है 100 गुणजों की बात कर रहा है, तो अगर आपको 10 का 100वां गुणज पता करना है, 100वां गुणज पता करना है तो क्या होगा 10 का 100वां गुणज बच्चों ध्यान देना वो कितना होगा 1000। आप इस कंसेप्ट को ध्यान दीजिएगा। अगर पूरे पद से क्या करना है बेटा 10 कॉमन ले तो आपको पता है 100 बार मल्टीप्लाई किया तो प्रत्येक पद से आपको 10-10 कॉमन लेना पड़ेगा तो ऊपर कितनी बार बाहर आएगा 10 यानी कि 100 बार बाहर आएगा। तो अंदर क्या बचेगा बच्चों ध्यान देना 1 गुणा में 2 गुणा में 3 ऐसे डाटा कर करके अगर आप 10 से भाग दे रहे तो यहाँ पर क्या आएगा 100। अब देखिएगा 10 की घात क्या लिखा हुआ है 100 यानी कि 10 कितनी बार लिखा गया 100 बार, तो यहाँ से हमें जो जीरो मिलने वाले हैं वो कितने मिलेंगे बेटा 100 मिलेंगे प्लस। इसी प्रकार ये 100 लिखा हुआ है इसे बच्चों हम लिख सकते हैं क्या 100 फैक्टोरियल। और अगर इसमें जीरो पता करने हैं तो आप लोग कंसेप्ट जानते होंगे कि हमें 5 से क्या करना होगा भाग देना। 5 से भाग देंगे यहाँ पर 20 आएगा, फिर 5 से भाग देंगे यहाँ पर 4 आएगा, जितनी बार पूरा पूरा भाग चला जाए तो टोटल इतने जो है क्या होंगे जीरो होंगे। तो इस पद में कितने जीरो होंगे 24। तो अगर हम कहें इसमें कुल जो है टोटल कितने जीरो होंगे तो कितने होंगे बच्चों 124 यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेगा आप सभी लोग प्रयास करेंगे। आसान सा सवाल ये भी है अगर आप फिगर बना पाते हैं प्रयास करिए सभी लोग। देखिए आप सभी ने प्रयास कर लिया होगा वीडियो वॉच करके आइए फिर केंद्र O वाले वृत्त में BC एक जीवा है। कोई भी एक वृत्त है जिसका कि केंद्र कह रहा है O है और इसमें कह रहा है BC एक जीवा है। इस प्रकार से आपसे कह रहा है कि BC जो है क्या बेटा एक जीवा है और इसमें कह रहा है कि बिंदु P और A वृत्त पर BC के विपरीत दिशा में बिंदु P और A की बात कर रहा है। तो मान लीजिए कि इस प्रकार से मान लीजिए कि ये बिंदु क्या है P है और इस प्रकार से इसे मान लीजिए कि ये बिंदु क्या है बिंदु P और A वृत्त के BC के विपरीत दिशा में इस प्रकार है कि PBC बराबर 28। इसकी बात कर रहे हैं PBC बराबर कितना है 28। ये कितना है 28। इसी प्रकार से कह रहा है कि BP बराबर PC के ये जो BP है ये किसके बराबर है PC के बराबर है यानी कि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। तो आप जानते हैं कि ये अगर 28 है तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों 28। फिर आपसे कह रहा है कि BOC के विक्रम कोण की माप क्या होगी। आपसे जो पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कह रहा है कि BOC के इस प्रकार से जो कह रहा है BOC के विक्रम कोण की माप क्या होगी। तो सबसे पहले हम पता करें कि BOC क्या है फिर हम उसका विक्रम कोण पता करेंगे। तो देखिएगा अगर ये 28 है और ये भी कितना है 28 तो 28 से 56 यानी कि आप जानते हैं कि त्रिभुज में अगर हम बात करें त्रिभुज में अगर हम बात करें कि तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, दो कोणों का योग कितना है आपका 56 है तो जो है एक कोण आपका कितना हो जाएगा 124। अब आप जानते हैं कंसेप्ट जानते हैं कि केंद्र पर बना कोण जो है परिधि पर बने कोण का क्या होता है दोगुना होता है। तो अगर हम कहें कि कोण BOC का मान क्या होगा तो आप जानते हैं कितना हो जाएगा बच्चों 238। लेकिन आपको जो है BOC का विक्रम कोण पता करना होता है तो हम 360 में घटा करके प्राप्त करते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों 360 में अगर जो है BOC कोण को आप घटाएंगे यानी कि यहाँ पर जो आएगा वो कितना आएगा 112। जब भी इसका अंतर आप लेंगे यानी कि इसका जो करेक्ट उत्तर है वो क्या होगा 112। आई होप सभी को बातें समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों सभी लोग प्रयास करें। चलिए आप सभी ने प्रयास कर लिया होगा मुझे पूरी उम्मीद है आप वीडियो कॉल करके क्वेश्चंस को ट्राई कर रहे होंगे। कह रहे जब x को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 आता है। तो कह रहे 2x इसका मतलब समझना है 2x का मतलब हुआ कि वो संख्या को दोगुना कर रहा है। कितना करता है दोगुना। तो कह रहे 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो जो बच्चे नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं जानते हैं कि जब कभी इस तरह की सिचुएशन आती है कि संख्या को दोगुना करके फिर से भाग देने की बात हो तो डायरेक्टली मैंने आपको बताया था कि जो भी पहले शेषफल बच रहा था ना उसका क्या कर दो डबल कर दो और क्या कर दो भाग दो।
तो कितना आएगा 6। 6 में अगर आप 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा 2 आएगा। बिल्कुल आसान तरीके से जा सकते थे, यानी कि इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो क्या होगा सी, यानी कि 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आसान सा सवाल, कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग प्रयास करेंगे। चलिए देखिए, ये भी कह रहा है 6 अंकों की संख्या 4x 573 और लिख लेते हैं हम 4x कह रहे हैं 5 7 3 और y, इसे अगर कह रहे हैं 72 से विभाजित किया जाता है तो x प्लस y का मान क्या होगा। आपको जो यहाँ पर मान बताना है, किसका बताना है बेटा, x प्लस y का मान। देखिए डिविजिबिलिटी रूल आपको बताया गया, अगर किसी भी संख्या को 72 से विभाजित कर रहे हैं इसका मतलब है बेटा कि अगर ये संख्या 8 से विभाजित हो जाए और 9 से विभाजित हो जाए तो 72 से अपने आप विभाजित हो जाएगी। 8 की डिविजिबिलिटी आपको बताई गई, 8 की विभाज्यता क्या होगी कि अगर अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी विभाजित होगी। तो देखिए 8 से भाग देंगे 72 आएगा, इधर 1 बचेगा, तो 1 के साथ यहाँ पर क्या होगा कि वो 8 से विभाजित हो जाए। तो आप जानते हैं कि अगर y की जगह क्या हो जाए 6 तो 8 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ से इस बात के लिए तो श्योर हो गई कि y का मान जो होगा वो क्या होगा बच्चों 6। अब देखिए 9 की विभाज्यता भी आपको पता है कि अगर किसी भी संख्या, कोई भी संख्या पता करके 9 से विभाजित है नहीं तो अंकों का जो योग है वो 9 से क्या हो जाए विभाजित हो जाए, तो संख्या 9 से विभाजित होगी। तो बच्चों देखिएगा ये क्या है आपका जो है यहाँ पर आपने देखा ये जो है कितना है 6 है, ये 3 है तो 6 3 9 ये विभाजित होगा। इसी प्रकार से 5 4 9 ये भी विभाजित होगा। अब देखिएगा साथ में हम क्या जोड़ दें, यानी कि x का मान क्या ले आए तो 9 से विभाजित हो, तो आप जानते हैं 9 हो जाए, तो साथ में कितना 2 जोड़ दें 2, तो x का मान क्या हो जाएगा बच्चों, आपसे कह रहा है x प्लस y का मान क्या होगा, तो 6 प्लस 2 बराबर कितना बेटा 8। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा 8, यानी कि तीसरा सी ऑप्शन सही होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी लोग प्रयास करें, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही बेहतरीन और आसान सा सवाल है। अगर आप इसे बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन को अभ्यास में अगर आपके पास है तो डायरेक्टली सीधे एग्जाम में क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं। तो कई सारे बच्चे समझ गए होंगे तो उन्होंने उत्तर इसका टिक कर दिया होगा बिना सोचे समझे, क्योंकि आप जानते हैं कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है और यहाँ पर sec की पावर 4 और sec की पावर 2a दे और जो है आपसे tan की पावर 4 और tan की पावर 2 मान पूछे तो यहाँ पर जो मान लिखा होता है वही इसका क्या होता है उत्तर होता है। फिर भी 1 मिनट के अंदर देख लीजिएगा अगर आप इसे और सॉल्व कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। sec की पावर क्या है, sec की पावर 4a माइनस कह रहा है बच्चों sec की पावर 2a बराबर 3। अगर हम इसमें से क्या करें बेटा sec स्क्वायर a कॉमन ले लें, तो जैसे आप sec स्क्वायर a कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा sec की घात 2a माइनस क्या बचेगा a। एक छोटा सा काम और कर लीजिए, आप जानते हैं कि sec स्क्वायर a की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस का tan स्क्वायर a, और यहाँ पर भी अंदर लिख दीजिए तो कितना 1 प्लस का क्या हो जाएगा बच्चों tan स्क्वायर a माइनस a बराबर आप क्या कर सकते हैं ये 1 से 1 निपट जाएगा। tan स्क्वायर का अंदर गुणा कराएंगे तो बच्चों क्या आएगा tan की घात 2a और प्लस जब आप इसमें गुणा कराएंगे ये हो जाएगा tan की घात 4a बराबर कितने की 3। यही बात पूछी जा रही थी जो हमने आपको डायरेक्ट बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों 12 बड़ा ही बेहतरीन और प्यारा सा सवाल है, सभी लोग प्रयास करिए इस क्वेश्चन को। बस गलतियां होती हैं यहाँ पर, कंफ्यूजन नहीं रखना किसी प्रकार। अरिथमेटिक का कह रहे हैं चुनाव में 2 प्रत्याशियों के बीच चुनाव, जो भी बच्चे पढ़े आप जानते हैं एक बेहतरीन से कांसेप्ट से हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 प्रत्याशियों के बीच चुनाव हुए तो हमने मान लिया कि चुनाव जो है कितने वोटों में होना था बच्चों 100। कह रहे 10% मत अमान्य घोषित हुए, जितने मत डाले गए यानी कि जितने मत थे इनमें से कितने मत अमान्य हो गए बच्चों 10% मत क्या हो गए अमान्य हो गए, तो बच्चे कितने बच्चों 90। इसी प्रकार से करें जिनमें कुल मान्य मतों का 62% मत मिले। यहाँ पर देखिए करेक्शन करिएगा, कुल जीतने वाले प्रत्याशी को कह रहा है कुल मान्य मतों का कितना मिला 62%। ये जो मत पड़े उन्हीं में से जीतने और हारने वाले को मिले। तो इसे कह रहा है कि 62% मत मिला तो दूसरे व्यक्ति को कितना मिल रहा है 38%, यानी कि 38%। तो देखिएगा जीतने वाले प्रत्याशी को 62 मत मिल रहे हैं, हारने वाले को 38 मिल रहे हैं या 38% मत मिल रहे हैं,
तो ये कितने जीतने वाला प्रत्याशी कितने मतों से जीत गया, जीतने वाला प्रत्याशी कितने मतों से जीत गया, तो आप समझ रहे होंगे कि 24% मतों से क्या जीत गया। लेकिन किसका 24%? मैंने आपको बेहतरीन तरीका बताया था इसको समझने का। इसे आप क्या कर लिए बच्चों, x मान लीजिए, इसका इतना प्रतिशत यहाँ लिखा होगा, इसका इतना प्रतिशत यहाँ, बस सॉल्व कर दीजिए। अगर हम इसे x मान लें तो x का बेटा कितना 90%, यानी कि 90 बटा में क्या होगा 100। अब देखिएगा इतने ही मतों से इसका इतने प्रतिशत मतों से तो जीता, तो सीधे कर दीजिए बच्चों क्या 24 बटा में क्या 100, और वो कह रहा था कितने मतों से जीत जाता है 21 मतों से जीत। जब आप इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो आप जानते हैं 9 और 2 24 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। 90 और 24 का गुणा कराएंगे कितना आएगा 21 60, और यहाँ से सीधे उत्तर आपका आ जाएगा x बराबर कितना मिला 10,000। 10,000 देखिए कुल मतों की जो संख्या है वो कितनी है 10,000। अब देखिए जल्दबाजी में हमसे गलती होगी, यहाँ पर 1000 है 3 जीरो और यहाँ पर कितने बच्चों 5 जीरो, जबकि उत्तर में हमारे कितने जीरो आ रहे हैं 4 जीरो। जल्दबाजी में हम गलती कर सकते हैं, इसीलिए आपका यहाँ पर 3 में से कोई नहीं डी ऑप्शन आपका क्या करेगा, ये दोनों क्या होंगे। आई होप सभी को समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, सभी लोग प्रयास करें इसको। बिल्कुल आसान सा सवाल है, आप चाहें तो एक लाइन में इसका उत्तर दे सकते हैं, समझिए कैसे। देखिए यहाँ पर जो बात लिखी गई वो क्या है 1 बटा में क्या 1 गुणा में 2 प्लस, इसी प्रकार से आगे लिखा हुआ है 1 बटा में 2 गुणा में क्या 3, और इस प्रकार से अगर आप आगे जाएंगे तो क्या कर रहे हैं 45 पदों तक जाना है। कहां तक जाना है बच्चों 45 पदों तक जाना है। तो देखिए 45 पदों तक जाना है तो अंतिम पद क्या होगा, तो देखो शुरुआत तो हम 1 से कर रहे हैं ना बच्चों, तो 45 पदों तक तो कहां तक जाएंगे 45, और उसे एक अधिक का गुणा कराना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों 45 मल्टीप्लाई में क्या। आप जानते हैं कि जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसे लिख सकते हैं 1 माइनस का क्या बच्चों 1 बटा 2, प्लस इसे लिख सकते हैं 1 बटा 2 माइनस का क्या बेटा 1 बटा 3, और प्लस डॉट डॉट करके यहाँ लिखेंगे तो अंतिम पद क्या होगा 1 बटा 45 माइनस क्या हो जाएगा 1 बटा क्या 6। अगर आप इन्हें गौर से देखेंगे तो ये माइनस का ये प्लस का इस प्रकार से ये सब क्या होते हैं कट जाते हैं, तो आपका जो उत्तर आता है 1 माइनस का 1 बटा 46, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो उत्तर आएगा क्या बच्चों 45 बटे क्या 6। यही आपका क्या होगा सही उत्तर। बात समझ आई। अब देखिए यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया होगा, अगर आप देख रहे होते इस क्वेश्चन को तो आप सीधे कहते दिया प्रथम पद किसका है, क्या है इसका 1 है, अंतिम पद क्या होने वाला है 45 मल्टीप्लाई में 46 यानी कि 1 बटे 46, आप सीधे कहते सर उत्तर होगा 1 माइनस 1 बटा क्या 46, और इसे सॉल्व करते तो 45 बटा क्या हो जाता है 46। इस तरह से आप एग्जाम में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही प्यारा सवाल, इस तरह के क्वेश्चन अभी हमने पीछे देखा था, सभी लोग प्रयास करें। सेम क्वेश्चन अभी हमने पीछे देखा था, आप सभी से उम्मीद हुई कि इसका सही उत्तर देंगे। सभी बच्चे जो भी बच्चे प्रयास कर रहे हैं आप जो उत्तर कमेंट में बताते जाइए। देखिएगा कह रहे 100 गुणा में 200, ध्यान देना 100 गुणा में 200 गुणा में कितना 300, और कह रहे डट डट करके कहां तक जा रहे हैं 5000। कह रहे आपस में गुणा करने पर दाएं ओर जीरो की संख्या क्या है, क्या कह रहे दाएं ओर जीरो की संख्या क्या होगी। तो देखिए सेम क्वेश्चन अभी आपको बताया, अगर इसमें हम कॉमन ले लेते हैं 100 कॉमन, प्रत्येक पद में भाग दे देंगे 100, तो कितने पद हैं पहले तो ये पद, तो टोटल देखिए 100 से हम जा रहे हैं 5000 तक, यानी कि 50 में गुणन तक जा रहे हैं, ठीक है। तो टोटल पद कितने होंगे 50, तो 100 की घात क्या हो जाएगा 50। 1 गुणा में 2 गुणा में अंदर क्या बचेगा 3, ऐसे डॉट 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 करके कहां तक बचेगा 50। आप जानते हैं कि ये 100 यानी कि इसमें 2 जीरो और इसकी घात 50 है, तो यानी कि टोटल यहां से जो जीरो मिलने वाले हैं कितने मिलेंगे बेटा, क्या 100 मिलेंगे। और प्लस आप जानते हैं फैक्टोरियल 50 लिखा हुआ है, और फैक्टोरियल 50 में जो जीरो की संख्या होगी कितनी होगी 112, तो इसका जो उत्तर होगा क्या होगा बच्चों 112। ये पहला ऑप्शन आपका क्या होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, बड़ा ही बेहतरीन सवाल, कई सारे बच्चों के इसमें समस्याएं खड़ी होने वाली हैं, बड़ा ही बेहतरीन। अगर आपका उत्तर इस सवाल का आता है तो कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत ही प्यारा सवाल है, एग्जाम में अगर कभी पूछा जाए तो इसको अपने दिमाग में रखिएगा, और अलग से इंपॉर्टेंट जो नोट्स हैं उनमें भी इसको
और लिख लीजिएगा। ध्यान देना, सभी ने प्रयास किया होगा। कह रहे जब 732 को x से भाग दिया जाता है तो 12 शेष बचता है। कह रहे x के कितने मान हो सकते हैं। यहाँ पर कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि x का मान पूछा जा रहा है कि x के कितने मान हो सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कई सारे बच्चे जो है गलती ये करते हैं कि x का मान निकाल बैठते हैं, जबकि यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है x के कितने मान हो सकते हैं। तो गौर करिए कैसे करें। नंबर सिस्टम में आपको पढ़ाया गया कि 732 को जब हम x से भाग दे रहे हैं तो 12 शेष बच रहा है। अगर बच्चों हम छोटा सा काम ये कर दें कि 732 में से ये जो 12 शेष बच रहा है इसे अगर हम हटा दें तो क्या आएगा 720। तो अब इसका मतलब कुछ भी शेष नहीं बचेगा, यानी कि अब अगर 720 को x से भाग दिया जाएगा तो ये क्या पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। कह रहे x के मान क्या हो सकते हैं। x के मान का मतलब क्या है, यानी कि x के कितने ऐसे मान हो सकते हैं जिससे कि ये 720 क्या हो जाए पूरी तरह विभाजित हो जाए। यानी कि आप क्या समझ पा रहे हैं, इसमें पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि ये नंबर जो है 720 के कितने गुणनखंड होंगे। और याद करिए नंबर सिस्टम की क्लास में क्या हमने बताया था कि अगर सभी गुणनखंडों की संख्या पता करना है तो इसे अभाज्य गुणनखंडों की घात के रूप में लिखते हैं। तो जब आप इसे रोमन करेंगे तो 8 गुणा में 9 गुणा में क्या करेंगे बच्चों 10। इसे लिख सकते हैं 2 की घात 3 और मल्टीप्लाई में इसे लिख सकते हैं 3 की घात 2 और मल्टीप्लाई में 2 गुणा में क्या लिख सकते हैं 5। जब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये भी 1 घात 2 की घात क्या हो जाएगा बच्चों 4 मल्टीप्लाई में 3 की घात 2 और मल्टीप्लाई में 5 की घात 1। कैसे पता करेंगे, हमने आपको बताया था कि जितनी भी घात लगी उसमें एक जोड़ देते हैं और जैसे ही एक जोड़ेंगे तो 4 में क्या होगा 5 और यहाँ पर एक जोड़ेंगे कितना होगा 3 और यहाँ पर एक जोड़ेंगे कितना होगा 2, तो टोटल कितना आ जाएगा 30। ये जो 30 मान आया बच्चों ये कुल गुणनखंडों की संख्या है जो कि x से क्या x के मान हो सकते हैं, यानी कि टोटल 30 गुणनखंड। यहीं पर बच्चा गलती करेगा और पहले ऑप्शन में लिखा होगा 30 और टिक करके आएगा और कहेगा कि हमें तो मैथ आती है। ध्यान देना, यहीं पर धोखा खाएंगे। आपसे कह रहे 12 क्या बचना चाहिए बच्चों, शेष बचना चाहिए, और अगर 12 शेष बच रहा है तो x के जितने भी ऐसे मान होंगे जो कि 12 से छोटे होंगे। अच्छा बताओ जब 12 से अगर कोई छोटा मान है, भाजक अगर छोटा है 12 शेष कभी बच सकता है क्या, नहीं। तो अगर आप समझ पा रहे होंगे तो हमें 12 से जितने भी छोटे गुणनखंड होंगे उनको घटाना होगा। तो 12 से छोटे गुणनखंड कौन कौन से जो कि 720 को विभाजित कर दें। तो गौर करिएगा क्या इसमें जो है 1 से भाग चला जाएगा, 1 से जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा बच्चों, 4 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा और 6 से भी जाएगा। क्या 7 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, 8 से भाग जाएगा, 9 से भाग जाएगा, 10 से भी भाग जाएगा और क्या 11 से जाएगा, नहीं जाएगा, लेकिन 12 से। तो 12 से छोटे गुणनखंड कौन कौन से 3, 6 और 9 और 10, टोटल 10 गुणनखंड। तो हमारा जो उत्तर होगा ये 10 से घटाना होगा। तो जो सही उत्तर होगा क्या होगा बच्चों 20। वीडियो को बैक जाकर के दोबारा देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, फिर से वही क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन में आप तीसरा कर रहा हूं, 3 इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं, फिर भी देखिए समझिए। कह रहे 100 के सभी सम गुणनखंडों का योग क्या होगा। बड़ा ही बेहतरीन सवाल। इस वीडियो में एक छोटा सा कांसेप्ट बताएंगे जो कि आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। कह रहे 100 के सभी सम गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो ध्यान देना बच्चों, अगर हम बात करें 100 की तो 100 को पहले अभाज्य गुणनखंडों की घात के रूप में लिखें। तो कैसे लिखें, इसे आप जानते हैं 25 गुणा में क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। 25 को क्या लिखेंगे बच्चों 5 की घात 2 लिखेंगे, 4 को क्या लिखेंगे 2 की घात। अगर इसको जो है हमें सभी गुणनखंडों का योग पता करना है तो आपको बताया गया था बिल्कुल आसान सा तरीका कि क्या करिएगा, जिस अभाज्य संख्या की जितनी भी घात लगी है 0 से स्टार्ट करिएगा और उस घात तक चले जाइएगा। जैसे कि अगर हम 2 के केस में देखें इसे क्या लिख सकते हैं 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात क्या बच्चों 0 से लेकर के उस घात तक जितनी भी घात लगी है और गुणा करा दीजिए। इसी प्रकार से 5 के केस में तो 5 की घात 0 प्लस 5 की घात क्या बच्चों 1 और 5 की घात क्या हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं 4 2 6 और 1 क्या हो जाएगा 7 और इधर जब सॉल्व करेंगे तो 25 5 30 और 1 कितना हो जाएगा 31 और इसे जब आप गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 217। ये 217 तो बेटा सभी गुणनखंडों का योग है, लेकिन आप गौर करिएगा पहले ऑप्शन में और खत्म हो जाओगे आप। मेरी बात को ध्यान देना, पहले
पे लिखा है, अगर आपको इस छोटी सी बात को ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर कह रहा है कि समगुणनखंडों का योग क्या है। देखिए दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, आप समगुणनखंडों का योग पता करना है तो पहले तो विषम गुणनखंडों के योग में से आप क्या करें, टोटल जितने भी हमारे पास गुणनखंड हैं उनमें से अगर विषम गुणनखंडों को घटा दें क्या हमें सम गुणनखंडों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ध्यान देना कैसे पता करेंगे, इनका मान कितना है 31। विषम गुणनखंडों के लिए केवल विषम संख्या को आप ले लीजिए। तो अगर हम बात करें 31 की, तो 31 घटाएंगे तो जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा बच्चों, 186। अगर इस कैलकुलेशन से बचना है तो इसे और थोड़ा सा आसान देखिएगा, यहीं पर समझिएगा, मैंने आपको समझाया। अगर आपको सम गुणनखंडों की संख्या पता करनी है तो मैंने आपको समझाया था कि डायरेक्टली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, केवल और केवल 2 की घात 0 को आप क्या कर दीजिएगा, निपटा दीजिएगा, बाकी जो बचा होगा वही सम गुणनखंडों की क्या होगी संख्या। तो क्या होगा बेटा, 4 और 2 6 गुणा में 31 क्या बच्चों 186 उत्तर नहीं आ गया। तो आप ऐसे शॉर्ट वे में जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि पहले आप कुल गुणनखंडों की संख्या पता करें, फिर आप विषम गुणनखंडों की संख्या पता करें, फिर आप अंतर पता करें। आपको बात समझ आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन सिंपल सा है। अगर आपको जो है फैक्टोरियल का कांसेप्ट पता है कि फैक्टोरियल होता क्या है, उसे हम ओपन कैसे करते हैं, और थोड़ा सा केवल अगर आपने सावधानी इस बात में बरत ली कि भैया ऑप्शन में पूछा क्या जा रहा है, ऑप्शन में दे क्या रहा है, और कई बच्चे इस क्वेश्चन को क्या करने लगते हैं, सॉल्व करने लगते हैं, वो देखते ही नहीं कि ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। अगर आप ऑप्शन में नहीं देखेंगे तो फिर समझते हैं। ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि 37 गुणा में 5 फैक्टोरियल, 35 गुणा में 5 फैक्टोरियल, 5 गुणा में 37 फैक्टोरियल, यानी कि पूरा पूरा सॉल्व करके आपसे मान नहीं पूछा जा रहा है, केवल और आपसे कह रहा है फैक्टोरियल में उत्तर बताएं। तो फिर क्या करेंगे, ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर लिखा है फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 6 और प्लस क्या फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल का कांसेप्ट अगर आप जानते हैं तो फैक्टोरियल 7 से अगर आप 7 बाहर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 6, और 6 बाहर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा फैक्टोरियल 5। तो हमने फैक्टोरियल 5 लिया माइनस फैक्टोरियल 6 से अगर 6 बाहर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा फैक्टोरियल 5, और यहाँ पर प्लस फैक्टोरियल 5 है तो उसे हमने ऐसे ही बना रहेंगे। अब आप क्या तीनों पदों से बेटा क्या फैक्टोरियल 5 को कॉमन ले सकते हैं, और जैसे ही फैक्टोरियल 5 को कॉमन लेंगे यहाँ क्या बचेगा 42 माइनस का बच्चों यहाँ पर 6 और प्लस का क्या हो जाएगा 1। ये है फैक्टोरियल 5। 42 से बेटा यहाँ पर अगर 42 माइनस का 6, 42 में अगर आप 6 घटाएं कितना आएगा 36, और 36 और 1 क्या 37। तो क्या जो आपका उत्तर है 37 गुणा में क्या बेटा 5 फैक्टोरियल होगा। बिल्कुल आसान तरीके से 37 गुणा में क्या 5 फैक्टोरियल, ये आपका सही उत्तर। देखना कंफ्यूज मत होना, वहां पर लिखा है 5 गुणा में 37 फैक्टोरियल, जबकि हमारा उत्तर क्या है 37 गुणा में क्या 5 फैक्टोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, हाँ बहुत ही बेहतरीन सवाल। नंबर सिस्टम का एक कंसेप्ट है, आप लोगों ने अगर डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ा है ना तो आप इसे बहुत ही हल्के तरीके से निपटा देंगे, और नहीं तो दिन भर लगे रहेंगे लेकिन प्रश्नों को कर नहीं पाएंगे। अगर आपने नंबर सिस्टम का कंसेप्ट पढ़ा है, आप सभी ने प्रयास कर लिया होगा, वीडियो को वॉच करके ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग सॉल्यूशन को देखेंगे। इसमें कह रहे हैं 4 4 4 इस तरह से रिपीट करके कितनी बार लिखा गया है, इसे 50 बार लिखा गया है, और कह रहे जब 4 4 रिपीट करके 50 बार लिख दिया जाए और इसे 37 से भाग देना हो तो कह रहे इसे हल करने पर शेषफल क्या होगा। जब डिविजिबिलिटी रूल मैंने पढ़ाया था आपको, एक छोटी सी बात आपको बताई, क्या बताया कि अगर किसी भी अंक को अगर बेटा 6 बार रिपीट करके इस तरह से लिख दिया, किसी भी अंक को अगर 6 बार रिपीट करके लिख दिया जाए तो ऐसी संख्या 7 से हमेशा विभाजित होती है। और मैंने आपको एक पॉइंट एक्स्ट्रा दिखाया था कि 7 के साथ साथ ये जो है 37 से भी क्या होती है विभाजित होती है। जिस बच्चे ने इस बात को पकड़ लिया तो क्वेश्चन तो खत्म हो गया। ध्यान देना बेटा, अगर हम कह रहे हैं 6 बार अगर रिपीट कर रहे हैं, 6 बार अगर 4 को रिपीट किया गया तो 37 से पूरी तरह विभाजित, तो 6 6 कितने पेयर बनेंगे 50 में आप देख लीजिए। तो जब आप जाएंगे तो 48 बार अगर हम बात करेंगे, 48 बार लिखा होगा तो क्या ये 6 6 के पेयर बचेंगे, तो ये सब के सब तो विभाजित होंगे। तो बचा कितना 50 बार करना था, 48 बार लिखा होगा तो पूरी तरह विभाजित। तो हमारे पास अंत में बचा क्या बेटा केवल क्या 44। तो हमें अगर भाग देना है तो केवल और केवल 44 को भाग देना है, वो भी किससे, बात समझ आएगी।
भैया 44 को अगर आप 37 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा भैया? 7। तुरंत आप उत्तर टिक कर देंगे। केवल 5 सेकंड का सवाल था, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन है बेटा, देखिए इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। 235 ना होकर के यहाँ पर लिखा हुआ है 2 की घात 35 को, 2 की घात 35 को बेटा अगर 10 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या हो? सभी प्रयास कर लिया होगा। देखिए हमने आपको जो है कंसेप्ट जब पढ़ाया नंबर सिस्टम में, चीजों को भी समझा है, अगर नहीं भी समझाए तो आप यहाँ पर देखिए। देखिए 2 की घात 35 को अगर हम भाग दे रहे हैं बेटा किससे? 10 से भाग दे रहे हैं। तो मैंने आपको समझाया था कि जब कभी भी डिविजिबिलिटी वाले केस में ऐसे प्रश्न आ जाए तो रिमाइंडर थ्योरम जो आपको समझाइए उसी का प्रयोग करते हैं। और कभी भी अगर जब हम भाग दे रहे हैं तो ऊपर और नीचे कुछ कटने जैसी की संभावना होगा तो काट लेते हैं ताकि हमारा उत्तर क्या हो जाए, थोड़ा सा आसान हो जाए। कैसे? इसे लिख सकते हैं बेटा 2 गुणा में क्या हम लिख सकते हैं 2 की घात क्या बेटा 34। इसे हम भाग दे रहे हैं किससे भाग दे रहे हैं 10 से। हम क्या कर सकते हैं 2 से इसे कट कर दीजिए तो क्या आएगा 5। लेकिन एक बात को याद रखिएगा, जिसका प्रयोग अभी आपने किया है जिसे भुला मत दीजिएगा, वही मतलब स्वार्थ वाली भावना मत रखिएगा कि अभी 2 का प्रयोग है तो हमने प्रयोग कर लिया। इसको हमेशा साथ बनाए रखिएगा। याद रखिएगा कि अभी हमने जो नंबर काटा है वो किससे काटा है 2 से। अगर भुला दिया तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ध्यान देना। अब क्या करिए 2 की घात 34, ये तो आसान से सवाल बन गया जैसे कि आपको समझाया कि देखिए इसे क्या लिख सकते हैं 2 की घात क्या बेटा हम 17 लिख सकते हैं। और इसे भाग दे रहे हैं किससे 5 से, तो यहाँ पर 4 होगा। 4 को बेटा अगर 5 से भाग देंगे -1 शेषफल बचेगा और -1 की घात 17 होगा तो क्या आएगा बेटा -1 बटा में क्या 5 और यहाँ पर जो शेषफल आएगा वो 4। और पहली ऑप्शन में शेषफल 4 लिखा है जो कि गलत है। खत्म हो जाओगे। ध्यान देना क्या करना है 2 का गुणा कराना मत भूलिएगा। तो 4 में 2 का गुणा कराएंगे तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा बच्चों, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा 20 नंबर क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा सवाल है 20 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा केवल इसमें जो है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन दे दिया है। क्या मतलब क्या एक समचतुर्भुज की विकर्ण की लंबाई x सेंटीमीटर है और y सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई निकालें। क्या पूछा गया ऊंचाई। अगर आपने समचतुर्भुज की थ्योरी कंप्लीट करी है तो बड़ा ही आसान सवाल है। देखिए कह रहे हैं हमसे समचतुर्भुज की बात, अगर हमसे समचतुर्भुज की बात कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये इसके क्या विकर्ण, और आप जानते हैं समचतुर्भुज की कंडीशन, इस समचतुर्भुज के जो विकर्ण हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और समद्विभाजित करने के साथ साथ क्या करते हैं बेटा 90 डिग्री पर समद्विभाजित। बस इसी कंसेप्ट को आप अप्लाई कर दीजिए बच्चों। तो ध्यान दें अगर हम बात करें कि ये x है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये x बटा में 2 होगा और इसका मान क्या हो जाएगा y बटा में। पूरा अगर विकर्ण x है तो x बटे 2 होगा, ये y बटे। अब ये 90 डिग्री है तो क्या एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। अगर समकोण त्रिभुज बन रहा है तो क्या यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और जैसे ही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो इसका मान आ जाएगा बेटा क्या अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटा में क्या। अब देखिए समचतुर्भुज को क्षेत्रफल निकालने के मैंने 2 तरीके बताए। अगर दोनों आपके दिमाग में होंगे तभी कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान देना एक तो तरीका था कि हम आधार गुणा में क्या करें ऊंचाई करें तो हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पता कर सकते हैं। तो मान लीजिए आधार गुणा में ऊंचाई, तो ऊंचाई अगर h है आधार कितना है भाई समचतुर्भुज है तो सभी जगह बराबर होगा। क्या होगा अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और बटे में क्या हो जाएगा। और आप जानते हैं क्षेत्रफल कैसे पता करेंगे, विकर्णों का गुणनफल बटे में क्या बेटा 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। जैसे आप यहाँ से h का मान निकालेंगे तो आएगा xy बटे में क्या बेटा अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस क्या y स्क्वायर, यही आपका करेक्ट उत्तर होगा। x y हो सकता है किसी ऑप्शन में थोड़ा सा ऑप्शन गलत लिखे हुए ऑप्शन तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर x h का मान जो आएगा वो क्या आएगा xy ये मान में क्या बेटा अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तेजी से। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे की क्लासेस इसी तरह से आपके पास आती रहेंगी। कोशिश करिएगा कि जो है शाम को समय जो है आप लोग ऑनलाइन क्लासेस के लिए निकालिए।
इस तरह की सिचुएशन ना आए कि आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं और मम्मी ने बोला बोटिया बउआ पानी ले आओ, आप 10 मिनट की क्लास लिए और भर लिए। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन ना आने पर तो कोशिश करिएगा कि ऐसे टाइम पे ऑनलाइन क्लास लीजिएगा जब आप पूरा का पूरा समय आप जो है क्लास के लिए दे सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो है कोशिश करिएगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है या हम लोगों की मेहनत आपके सामने अगर दिख रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक जो भी जरूरतमंद है जिनको जरूरत है उनको शेयर जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।